नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से, और अभी फाइनली इतने दिनों से चलने वाली जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन की डील फाइनल हो चुकी है। जैसे कि पहले भी ये बात बताया जा चुका था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट के गश्त पर जाएंगे तभी भारत और यूएस के बीच इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। और अभी फाइनली बात सामने आ चुकी है कि एचएएल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच अभी GE 4N4 सीरीज के इंजन को खरीदने के लिए जो डील पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको साइन कर लिया गया। इसमें अभी 99 इंजन्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इन इंजन्स को अभी भारत में ही बनाया जाने वाला और इनकी जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर एचएएल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच MOU को साइन किया जा चुका है। पिछले वीडियो में हम इस डील को लेके काफ़ी सारे टर्म्स और कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बारे में अभी हम दोबारा बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन अभी ये क्लियरली बताया जा रहा है कि ये जो भी 99 इंजन्स को भारत खरीद रहा है, इनको प्राइमरली तेजस MK2 फ्लीट के लिए इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जा रहा है। बाकी अभी एडिशनल 8 जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज की इंजन यानी कि सेम सीरीज के इंजन को पहले से ही जनरल इलेक्ट्रिक भारत को दे चुका है, जो कि खास करके तेजस MK2 और एमका की इनिशियल यूनिट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी एचएएल की तरफ से बात क्लियरली बताया जा रहा है कि ये जो इंजन डील अभी किया जा रहा है ये सिर्फ तेजस MK2 के लिए किया जा रहा है। हालांकि एमका का इनिशियल बैच में भी सेम जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी पब्लिश किए जा रहे रिपोर्ट में कहीं पर भी इनको एमका में इस्तेमाल करने का हिंट नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है उसके लिए बाद में सेकंड बैच में इंजन को ऑर्डर किया जाएगा। पर दूसरी तरफ अभी एचएएल की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो भी रोल्स रॉयस के साथ और सफरान के साथ 110 किलोन्यूटन क्लास की इंजन को डेवलप करने के लिए बातचीत जारी रखे हैं, जो कि भारत का फ्यूचर इंजन होने वाला। और अभी के लिए बस हम जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल हमारे तेजस MK2 में और एमका के इनिशियल यूनिट में करने की बात कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अब पिछले महीने एक अपडेट सामने आया था जिसमें बात बताया गया था कि 2023 में ऑफिशियली INS कलवरी का शेड्यूल रिफिट को किया जाएगा, जो कि अपनी क्लास की पहली लीड वेसल है। तो सबसे पहले इसी सबमरीन में AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था। अब AIP सिस्टम को किसी भी सबमरीन में इंटीग्रेट करना है कोई आसान काम नहीं होता है, खास करके सबमरीन को एक बार बनाने के बाद, यानी कि एक बार सबमरीन पूरी तरीके से बन जाने के बाद इसमें कोई भी एडिशनल सिस्टम को इंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इसकी पूरी हल सेक्शन को काट के निकालना पड़ता है और जो भी सिस्टम या सामान उसके अंदर फिट करना होता है उसको इंस्टॉल करने के बाद दोबारा हल सेक्शन को वेल्ड करना पड़ता है। लेकिन हम लोग ऐसा बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने में हल सेक्शन कमज़ोर हो सकता है और ऊपर से एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जिसको एक दिन में नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से आमतौर पर किसी भी सबमरीन में अगर कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करना होता है जिसका इमीडिएट कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो ऐसे अपग्रेड्स को तब किया जाता है जब सबमरीन का शेड्यूल रिफिट होना चाहिए होता है, जिसमें टाइम और पैसा दोनों बच जाता है। अभी भी INS कलवरी में ऐसे ही शेड्यूल रिफिट के दौरान ये DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें DRDO की तरफ से अभी इन AIP सिस्टम को बनाने के लिए L&T के साथ एक MOU को साइन किया जा रहा है। वैसे पहले से ही AIP सिस्टम को डेवलप करते टाइम ही L&T को DRDO की तरफ से अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर घोषित कर दिया गया था, जिसके साथ आगे चल के इन AIP सिस्टम की टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर किया जाएगा और वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग आगे चल के करने वाले हैं। अभी के लिए इन AIP सिस्टम की 2 मॉड्यूल्स को बनाया जाने वाला है, जिनको INS कलवरी में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले इसको अच्छे तरीके से टेस्ट भी किया जाने वाला है, क्योंकि DRDO की जो AIP सिस्टम है ये हाइड्रोजन बेस्ड सिस्टम है, तो इनको बहुत ही सावधानी से ऑपरेट करना होता है। और इसी वजह से हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी मॉड्यूल को सबमरीन में इंटीग्रेट करने से पहले इनको अच्छे से चेक किया जाने वाला है कि हाइड्रोजन काफ़ी फ्लेमेबल होता है, तो इसका सेफ होना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। और जब इसकी सभी टेस्टिंग को कंप्लीट कर दिया जाएगा तो उसके बाद DRDO का ये कहना है कि ये AIP सिस्टम सिर्फ अभी भारत के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में इसको बाहर देशों को भी एक्सपोर्ट करने का एम रखा जा रहा है, क्योंकि AIP सिस्टम को बहुत ही कम देश अभी तक मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है और उस लिस्ट में अभी भारत भी शामिल हो चुका है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट के गश्त पर गए हुए हैं और उनकी इस विजिट के दौरान काफ़ी सारे बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। उसमें से पहले हम लोग एरो इंजन की डील के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी अभी कई और अपडेट है जो कि भारत के लिए काफ़ी मायने रखने वाले हैं। जैसे कि अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है और इसमें भारत की तरफ से सहमति जताई जा चुकी है।
अब इसमें अगर भारत राजी हो जाता है और इस एग्रीमेंट को साइन कर देता है तो भारत नासा के साथ जॉइंट स्पेस मिशन में शामिल हो सकता है और इसरो और नासा साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और अभी नासा की तरफ से इसरो को 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जॉइंट साइंटिफिक मिशन को करने में इन्वॉल्व करने का फैसला किया जा रहा है। आप सभी को ये बात पता होगा कि अभी हम लोग हमारी खुद की ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इससे पहले हमारे साइंटिस्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर ऑपरेट करने का मौका मिल पाएगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान MQ-9 ड्रोन को लेके भी जिस डील को काफी समय से पेंडिंग रखा गया था उसे भी साइन कर दिया जाएगा। रिसेंटली 19 जून को ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगभग 30 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था। बीच में ये जो नंबर था इसको रिड्यूस करने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी वापस 30 ड्रोन को खरीदने की बातचीत की जा रही है। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट के गश्त पर गए थे तभी यूनाइटेड स्टेट की हायर ऑफिसर्स की तरफ से इस डील को भी फाइनल करने का संकेत दिया जा रहा है। साथ ही इसी अवसर पर पीएम मोदी जी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की एक कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। ये कंपनी मेनली सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है और अभी जैसे कि सेमीकंडक्टर्स की मार्केट को चाइना अकेले अपने कब्जे में ले रखा है और भारत कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों को देखते हुए इस सेक्टर में चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अभी भारत की तरफ से अपनी खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया जा रहा है और अभी इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट की कंपनियों को भी भारत में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है ताकि भारत में भी इनको बनाया जा सकेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर्स की सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स की टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस डील में अभी तक ऑफिशियली किसी फाइटर जेट को विनर घोषित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी चर्चा चल रहा है कि भारत की तरफ से इसमें रफाल एम को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की रफाल और रफाल एम के बीच लगभग 80% सिस्टम कॉमन है या एक जैसे हैं, जिस वजह से फ्यूचर में इनकी स्पेयर पार्ट को लेके, मेंटेनेंस को लेके, ट्रेनिंग को लेके भारत को एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये भी बात बताया जा रहा है कि रिसेंटली फ्रांस के साथ भारत की तरफ से जो नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था उसमें रफाल एम की परफॉर्मेंस को देखकर इंडियन नेवी के पायलट्स काफ़ी इंप्रेस हुए थे, जिसके बाद इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से इसको ऑपरेट करने का फैसला किया गया था। अब अभी के लिए बात बताया जा रहा है कि ऑफिशियली इस बात को शायद जुलाई में अनाउंस किया जाने वाला है और फाइनली 17 जुलाई को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट पर जाएंगे तभी इस डील को फाइनल किया जा सकता है। अगेन इस डील को अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर साइन किया जा सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा, जिस वजह से डील को जल्दी साइन किया जा सकता है। साथ ही जल्दी फाइटर जेट को भी भारत को डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद बोइंग की तरफ से कंप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि F-18 की तरफ से भी इंडियन नेवी की इस टेंडर में क्वालिफाई किया गया था और सभी ज़रूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया था। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस में टेंडरिंग प्रोसेस को बाईपास करने की कोशिश की जाती है तो इसमें बोइंग की तरफ से शायद कंप्लेन किया जा सकता है। अब वक्त आ गया कल पूछे गए सवाल का जवाब देने का। कल की वीडियो के अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऑप्शन में दिए गए जवाब में से कौन सा ऑप्शन वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला एक ज़रूरी सब सिस्टम है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब देने का कोशिश किया था और कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, जो कि इम्पेलर है। और अभी वक्त आ चुका है आज के सवाल का, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिनको भी इसका सही जवाब पता होगा आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।